आज हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहां नीचे में ब्रैकेट में लिखे हैं फॉर नेचुरल इंडेक्स, उसका मतलब समझा दे। y मीन्स 2, a प्लस b का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखा हुआ है। a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यूज करें, ईच टर्म को ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है। a को a से, a को b से, b को a से, b को b से। इसमें दो टर्म है ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी दो टर्म है, कुल यहां पे 4 टर्म आएगा। a स्क्वायर, ab, ba, b स्क्वायर। चूंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी 5 गुने 4 लिखिए या 4 गुने 5 दोनों सेम नंबर है, तो दोनों को कंबाइन करके हम एक नंबर बना दिए और इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड करके एक आइडेंटिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिए। दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, देयर से a प्लस b का होल क्यूब। इस बार भी ब्रैकेट में दो ही टर्म है, का क्यूब का मतलब a प्लस b टाइम्स a प्लस b टाइम्स a प्लस b। इस बार भी वही करना है, हर को हर से गुना करना है। हर बार गुना करते वक्त तीनों ब्रैकेट में से एक एक टर्म उठाएंगे। जितना तरह का कॉम्बिनेशंस बन सकता है वो सब यहां लिखना होगा, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। दिस दिस दिस, इस ब्रैकेट में से एक टर्म, इस ब्रैकेट में से एक टर्म और इस ब्रैकेट में से एक टर्म, जो भी उठाइए लेकिन एक एक टर्म। अगला टर्म दिस दिस दिस, सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो एक भी छूटेगा नहीं। कुल कितना टर्म्स यहां आएगा वो हमको पहले से पता है। आप जो मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग करके यहां एक्सप्रेशन को लिखते जाएंगे। तो ये पहला डैश भरने का दो विकल्प है, ये नंबर या ये नंबर। इसके लिए दो विकल्प है, ये नंबर या ये नंबर, और इस स्थान के लिए दो विकल्प है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 टर्म यहां आएगा। अगर 8 से एक भी कम आता है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा कुछ मिस कर गए। दिस 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 दिस, अब दिस 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 दिस, हम ए को फिक्स रखें। पहली बार ए फिक्स रखे और दो विकल्प था मेरे पास। दूसरी बार ए और बी रखे, फिर दो विकल्प था। अगली बार बी से शुरू करें, वही बी ए ले, दो विकल्प, बी बी ले और फिर दो विकल्प, 4 टर्म और आएगा। बी ए इंटू ए, बी ए ए, बी ए बी, और बी बी ए, बी बी बी। हो गया, इतना ही टर्म्स आना था। अब सबको इकट्ठा भी करेंगे। जैसे ए स्क्वायर बी अगर 3 बार दिख रहा है, इन तीनों को अलग अलग क्यों लिखेंगे? 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी कर देंगे, और ये तीनों एक जैसा टर्म है, अलग अलग क्यों लिखेंगे? यानी कुल मिलाकर के इनको जब हम समेटेंगे तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म सिमट के इस एक्सप्रेशन का आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है ये, बट ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्सपैंड करना। इसी प्रकार हम a प्लस बी टू द पावर 4 का हम कहें कि एक्सपेंशन कीजिए, तो एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा a प्लस बी से, फिर यहां पे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। यही हमको सीखना है कि जैसे ही हम a प्लस बी टू द पावर 4 का आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म कहें कि लिख दीजिए, तो आप तुरंत लिख दें बिना इतना मेहनत के, क्योंकि एक पैटर्न है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि एक पैटर्न है। हम चूंकि ये पैटर्न जानते हैं तो हम तुरंत लिखने वाले हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, a प्लस बी टू द पावर 5 भी हम
उतना ही जल्दी से लिख दें। a प्लस बी टू द पावर 2020 उतना ही तेजी से लिख दें, और आप भी लिख पाएंगे आज के क्लास समाप्त होने तक। यहां ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म्स है उनका संख्या 2 है। अगर हम 2 से अधिक कर दें, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब कहें कि इसको एक्सपेंड करके एक आइडेंटिकल एक्सप्रेशन क्रिएट कीजिए, तो इस बार a प्लस बी प्लस सी गुणे a प्लस बी प्लस सी करना है। इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, कुल मिला के 3 टाइम्स 3 9 टर्म्स आएगा। हम लोग गुना करके लिख लेंगे। a स्क्वायर पता है तो हम लिख दे रहे हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल, इनको बोलते हैं बाइनोमियल्स। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म अगर हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और जो आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल का एक्सपेंशन। और अगर ब्रैकेट के अंदर मोर देन 2 टर्म्स हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो सकता है टू द पावर ऑफ 5, ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं मल्टीनोमियल। इनका एक्सपेंशन हम लोग को नहीं सीखना है। मतलब यू शुड बी अवेयर कि हमको क्या सीखना है। जैसे हम अगर अलजेब्रा की किताब में मेरे खोलिएगा बाइनोमियल चैप्टर में, तो हम मल्टीनोमियल एक्सपेंशंस को भी डिस्कस किए, पर यहां नहीं डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म। यहां जो पावर में हम लिखे हैं ऊपर में, इस नंबर को देखिए, ये नंबर हम लिख रहे हैं नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 2020। ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग उसका आइडेंटिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है। यही यहां लिखे हैं फॉर नेचुरल इंडेक्स। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। हमको सिर्फ पढ़ना है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेचुरल इंडेक्स। मतलब a प्लस बी टू द पावर, यहां जब भी कोई नंबर लिखा जाएगा इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, तो उसका करस्पॉन्डिंग आइडेंटिकल एक्सप्रेशन हम तुरंत बता देंगे। दैट डज नॉट मीन कि हम यहां पे हाफ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। इट इज अ मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम लिखें 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इट इज अ मीनिंगफुल मैथमेटिकल फंक्शन। x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस फंक्शन का वैल्यूज पूछिएगा तो हम बता देंगे। सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। 2x प्लस 3 का वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हम x का वैल्यूज -3/2 से बड़ा ही कोई रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो निकालना है ना। अगर हम f ऑफ 5 पूछेंगे तो 5 into 2 plus 3 13 का स्क्वायर रूट। सो दिस इज अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसका एक आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म इसी फंक्शन का लिख डालिए। हाँ, यहां पे हम अगर टू द पावर 3 दें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कि हम इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम एक ऐसा नंबर लिख दें विच इज नॉट नेचुरल, बट ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, इंटीजर बटे इंटीजर, को रैशनल बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर सब तो रैशनल हो ही गया, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं 5/1। रैशनल नंबर्स के का सबसेट हो गया नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमको जो पढ़ाई करना है उसमें बाइनोमियल और इंडेक्स में सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिखा होगा। नेचुरल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर नहीं लिखा होगा, यानी लिखा होगा लेकिन हमको एक्सपेंड करने नहीं आता है। जबकि न्यूटन, ये भी न्यूटन ही का है। ये जो आगे हम बताने वाले हैं कि आप जैसे ही इसका एक्सपेंशन पूछेंगे आप तुरंत बता देंगे, ये भी क्रेडिट न्यूटन को जाता है। न्यूटन इसका भी आविष्कार किए, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी रैशनल
नंबर इंडेक्स में लिखा हो, इसका भी न्यूटन कहते हैं कि एक आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है। तो किताब मेरा खोलिएगा अलजेब्रा का, तो एक चैप्टर हम डिवोट किए हैं ओनली फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। वो चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है जानना कि हमको क्या पढ़ना है। तो हमको पहला चीज आपको बताना है कि a प्लस b टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, का आइडेंटिकल एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। तुरंत लिख दें, यही सिखाएंगे। x प्लस y टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, का एक आइडेंटिकल एक्सपेंशन हमको सिखाना है। सीखे। अगर हम लोग कुछ एक्सपेंशन को फिर से लिखें, a प्लस बी टू द पावर 1 का एक्सपेंशन, a प्लस बी का a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, इन्हीं को देख करके न्यूटन को भी ना दिमाग में आया। हम लोग भी देखते हैं, पैटर्न शायद दिखेगा, केवल अनुसरण क्यों करें हम लोग तोता की तरह। लेट अस यूज आवर ब्रेन्स आल्सो and then we'll appreciate Newton. Yes, that was wonderful observation. Plus thrice a square b plus thrice ab square plus b cube. A plus b to the power 4. A to the power 4 plus 4 times a cube b, 6 a square b square, 4 ab cube plus b to the power 4. एक पैटर्न दिखना चाहिए आपको। क्या क्या दिख रहा है कि इस एक्सपेंशन में there are 3 टर्म्स, इसके एक्सपेंशन में देयर आर 4 टर्म्स, और इसके एक्सपेंशन में देयर आर 5 टर्म्स। यानी a प्लस बी टू द पावर n का जब एक्सपेंशन करना होगा तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग का है कि देयर विल एग्जैक्टली बी 1 मोर n प्लस 1 टर्म्स। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 टर्म्स होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, पैटर्न को देखिए, जब a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो a क्यूब से शुरू होता है पहला टर्म, और उसके बाद हर सक्सेसिव टर्म्स में a का पावर घटता जा रहा है, अब b का बढ़ रहा है। a का पावर घट रहा है, b का बढ़ रहा है, a का पावर गायब हो गया, b का पावर 3 हो गया। हर टर्म का जो डिग्री है वो सेम है, यानी a का पावर और b का पावर दोनों को ऐड कर दीजिए तो हर टर्म का सेम है। ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। इसको ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलेंगे जिसमें हर टर्म सेम डिग्री का है, यानी जो वेरिएबल्स है a और b, उन दोनों का पावर को हम ऐड कर दें, ईच टर्म में सेम है। दिस इज माय सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इस एक्सप्रेशन में देखिएगा तो इट इज अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। हर टर्म में वेरिएबल्स का पावर को ऐड करने पर 2 आएगा। ये 4th डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन दिख रहा है। 4th डिग्री 1 प्लस 3, यहां a टू द पावर 0 है, b टू द पावर 4 है, यहां a टू द पावर 4 है, अब b टू द पावर 0 है। तो इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार अब इसको एक्सपेंड करके जो टर्म सब आएगा वो हम लिख सकते हैं a टू द पावर n से शुरू करें, nth डिग्री का होमोजेनिटी दिखेगा। होमोजेनिटी a टू द पावर n से शुरू करेंगे, नेक्स्ट टर्म में a का पावर 1 कम और b का पावर 1 बढ़ जाएगा। a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म होगा b टू द पावर n। अब उसके एक पहले वाला टर्म में b टू द पावर n माइनस 1 होगा और a टू द पावर 1 होगा। लास्ट टर्म में a का पावर 0 हो जाएगा। हम बीच बीच में प्लस अभी डाल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बात, क्योंकि हर टर्म में
कोई एक नंबर है जिससे कि वो मल्टीप्लाइड है, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। जैसे आप इसको एक्सपैंड करके जब ये एक्सप्रेशन लिखे थे तो इसमें ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1, ए बी का कोएफिशिएंट था 2, अब बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 1 2 1। These three numbers are called the binomial coefficients. इस एक्सपेंशन में the coefficients were 1 3 3 1। यहां लिख रहे हैं, इस एक्सपेंशन में the coefficients were 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 and so on and so forth। सबसे ऊपर में हम एक 1 लिख रहे हैं, एक पिरामिड जैसा कोएफिशिएंट्स हम सजाए हैं। अब इस एक्सपेंशन में हमको एक ही चीज आपको बताने को रह गया शेष, कि यहां कोएफिशिएंट्स क्या होगा। यहां से लेके अंत तक देयर आर n+1 कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले जो मैथमेटिशियन इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया था वो थे पास्कल। तो ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। वो ऑब्जर्व किए कि इन कोएफिशिएंट्स को जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे जो दो नंबर लिखा है वो अपने ऊपर वाले लेफ्ट एंड राइट कोएफिशिएंट का सम है। यहां जो लिखा है वो, यहां जो लिखा है, यहां जो लिखा है, और पहला और आखिरी 1 1 है। यानी अब हम a + b⁵ का सारा कोएफिशिएंट्स लिख देंगे यूजिंग दिस पास्कल्स ट्रायंगल। टर्म्स तो वही लिख देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम a⁵ a⁴ टाइम्स b, a⁴ टाइम्स b², a² b³ 8 टाइम्स b⁴ एंड b⁵। खाली कोएफिशिएंट्स हमको देखना है जो कि पास्कल्स ट्रायंगल से देखते हैं। ये 1, ये वाला 5, 10 10 5 एंड 1। ये हमारे बहुत काम का तो नहीं है, क्योंकि हम अगर a + b⁴ 2020 का कहें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दीजिए, तो हमको इस पास्कल्स ट्रायंगल से अगर ढूंढेंगे कोएफिशिएंट तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि हमको एक के बाद एक लिखना है। नेक्स्ट वाला लिख देंगे 1 6 15 ऐड कर रहे हैं 20 15 6 1। लेकिन न्यूटन हैज गिवन अस समथिंग इवन स्मार्ट। एक और छोटा सा चीज यहां पे देखिए ऑब्जर्वेशन में, कि जो कोएफिशिएंट्स है इधर से और इधर से सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज जैसा है। a⁵ का जो कोएफिशिएंट होगा, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट वही होगा। शुरू से जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट अगर 5 है तो पीछे से जो सेकंड टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट भी 5 होगा। सामने से जो थर्ड टर्म है उसका कोएफिशिएंट अगर 10 है तो पीछे से भी जो थर्ड टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट 10 होगा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि सिमेट्रिकल है, कोएफिशिएंट्स का जो वैल्यूज है आगे से और पीछे से सिमेट्रिकल है। खैर अभी भी वो बात बाकी रह गया कि यहां पे क्या लिखें। न्यूटन सेड NCR। हम लोग NCR को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ते वक्त, बट एक बार और डिफाइन कर दें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। एक सिंबल डिफाइन कर रहे हैं हम लोग NCR। NCR का डेफिनेशन है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। जहां हम फैक्टोरियल का डेफिनेशन अलग से लिख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल बोलते हैं इस सिंबल को, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा है। ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं तो पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5, और ऐसे लिखते हैं तो 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, बोथ द सिंबल्स आर यूज्ड इन बुक्स। हम 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इस नंबर को 5 फैक्टोरियल बोलते हैं, या इस नंबर 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 into 5 into 4 into। तो NCR को हम लोग डिफाइन किए हैं n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। यहां n और r सिर्फ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब यह है
4.2 फैक्टोरियल हैज गॉट नो मीनिंग। तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स का भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, जीरो फैक्टोरियल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज 1। जीरो फैक्टोरियल का डेफिनेशन हम लोग 1 चूज किए हैं। जीरो फैक्टोरियल कहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम 1 मीन कर रहे हैं, और 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 मीन कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, so on and so forth। जब हम ऐसा लिखेंगे, इसको NCR पढ़ेंगे, दोनों नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। डेफिनेशन में यहां n-r लिखे हैं, तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। n-r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के लिए भी हम डिफाइन किए हैं, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट 0 के लिए भी हम लोग डिफाइन किए हैं फैक्टोरियल को, यानी r का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n। तो NCR जब हम लिखते हैं तो यहां पर वेयर r can take value 0, 1, 2, ... n, आई एम डिफाइनिंग NCR। यानी हम अगर 7 लिखते हैं यहां पे n के स्थान पे, तो r के स्थान पे हम 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। 7C1, 7C0, 7C2, 7C7 तक हम लिख सकते हैं मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। 7C8 मीनिंगलेस, 7C-3 मीनिंगलेस। और इन सब का वैल्यूज हम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए जल्दी जल्दी। जैसे 7C0 का वैल्यू हो गया 7 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल गुने 7 - 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 हुआ। 7C7 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल गुने 7 - 7 फैक्टोरियल, ये दोनों एक है। 7C1 और 7C6 का वैल्यू देखते हैं हम लोग, वो दोनों सेम आएगा। इसका वैल्यू होगा 7 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 7 - 1 6 फैक्टोरियल। इसका होगा 7 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 7 - 6 1 फैक्टोरियल। 7C2 का वैल्यू 7C5 के बराबर होगा। यानी हम लोग क्या ऑब्जर्व किए NCR के बारे में कि NCR का वैल्यू और NCn-r का वैल्यू सेम है। 7C2 का वैल्यू और 7C7 - 2 यानी 5 का वैल्यू सेम आ रहा है। ये पहला प्रॉपर्टी है NCR का। 17C13 का वैल्यू कहें कि निकालिए, तो आपको तुरंत समझ में आना है कि ये 17C4 के बराबर होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? तो 17 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 17 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होकर के ऊपर में सिर्फ बचेगा 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू बाकी सब प्रोडक्ट को 13 फैक्टोरियल कह दें तो कैंसिल आउट होकर के सिर्फ 4 टर्म बचेगा, सिर्फ 4 टर्म 17, 16, 15, 14 और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल विच इज 4, 3, 2, 1। हम लोग को तेजी से कैलकुलेट करना होगा। 10C2 का वैल्यू बताइए, 10C8 का वैल्यू बताइए, विच इज सेम एज 10C2 और ऊपर में 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल, इतना नहीं करेंगे। ऊपर में सिर्फ 2 टर्म लिखेंगे 10 × 9, आगे रुक जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे में 2 × 1 और 45 लिखेंगे। NCR का पहला प्रॉपर्टी ये। दूसरा कि अगर आप NCR का वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, सारा वैल्यूज 17CR का कहें कि सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर दीजिए, तो चूंकि आपको पता है कि 17CR में R जो कि एक वेरिएबल है, इट कैन टेक ओनली वैल्यूज ... 0 to 17। तो अब सारा वैल्यूज कैलकुलेट कीजिएगा 17C0, 17C1 से लेके 17C17 तक। इसका वैल्यू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल की 1 होगा।
हमेशा NC0 का वैल्यू 1 होता है। 17C17 का वैल्यू भी 1 होगा क्योंकि वो 17C0 के बराबर होगा। 17C1 का वैल्यू 17 इंटू, बस एक ही टर्म लिखना है। आप 17 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल लिख करके भी देख सकते हैं। ये 17 इंटू 16 फैक्टोरियल के बराबर है, जो कि कैंसिल आउट होके NC1 का वैल्यू हमेशा n होता है, NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, NC1 का वैल्यू फॉर एनी n इट इज ऑलवेज 1। 17C16 का वैल्यू 17C1 के बराबर होगा 17 है। 17C2 का वैल्यू 17 इंटू 16 बाई 2 फैक्टोरियल। NC2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1, 2 सक्सेसिव टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और 17C15 का वैल्यू वही होगा जो 17C2 का है। 17C3 एक और आखिरी 16 15 बटे 3 फैक्टोरियल। NC3 का वैल्यू फॉर एनी n, एक शॉर्टर वर्जन लिख रहे हैं, n-2 तक जाइए, 3 टर्म डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और उधर से 17C14 का वैल्यू सेम होगा 17 16 15 बटे 3 फैक्टोरियल। अगर इन सब वैल्यूज को हम कैलकुलेट करें तो इससे बड़ा आता है ये संख्या, उससे बड़ा, इससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी इनका वैल्यूज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। चूंकि सिमेट्रिकल है, यानी बीच में कोई एक स्थान आता है जहां पर 17CR का वैल्यू ग्रेटेस्ट होता है। सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि वो ठीक बीचों बीच होगा वो नंबर। 17CR का बीचों बीच, यहां 18 टर्म्स लिखा हुआ है। 17C1 से शुरू करके 17C17 तक गए 17 टर्म, एक 18वां टर्म, सो देयर आर 18 टर्म्स रिटन हियर। 18 का बीचों बीच नहीं हो सकता, ऑड नंबर का बीचों बीच होता है। अगर 5 टर्म लिखा हो, 1 2 3 4 5, तो बीचों बीच एक टर्म होता है। लेकिन अगर 6 टर्म लिखा हो तो बीचों बीच, इन दोनों को बीचों बीच कह सकते हैं, पर कोई एक नंबर नहीं है जो बीचों बीच हो। तो यहां पे एक्चुअली में देयर आर 2 मिडिल टर्म्स जिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। कौन 2 टर्म है? यही अगर 18CR का सारा वैल्यूज लिखते तो 19 टर्म्स होता। 18C0 से लेके 18C18 तक 19 टर्म्स होता, तब उसमें बीचों बीच होता 8 इधर, 9 टर्म इधर, 9 टर्म उधर, अब बीच में एक टर्म होता जो बीचों बीच होता। यानी इसका सारा वैल्यूज लिखिएगा तो पीक, एक पर्टिकुलर टर्म होगा जो पीक होगा। तो हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 17CR बता दीजिए, या द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 18CR बता दीजिए। तो यहां 18CR का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना बहुत आसान है। सिर्फ 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन है, 9 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 18C9। और इस केस में 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 8.5 आएगा। अब 8.5 बीचों बीच नंबर है, उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर है वो है 8, जस्ट बाद 9, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 17C8 और 17C9, जो कि दोनों बराबर होगा। हम लोग देख चुके हैं कि NCX और NCY दोनों बराबर होगा अगर x प्लस y का वैल्यू इक्वल टू n हो, तो NCX का वैल्यू और NCY का बराबर होगा। 17C3 का वैल्यू और 17C14 का वैल्यू बराबर होगा। एज लॉन्ग एज दिस प्लस दिस 17 के बराबर हो जाए, ये बात सत्य होगा। इस बात को हम लोग समझ कर दें, इस सेकेंड प्रॉपर्टी को जो हम ऑब्जर्व किए, हम ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR इक्वल टू 2 केस बना के लिखेंगे। n अगर इवन हो, NCn/2 if n is even।
n अगर ऑड हो तो भी आपको वही करना है, n को 2 से डिवाइड करना है और उसका इंटीग्रल पार्ट ले लेना है। ये सिंबल हम लोग ऑलरेडी अलजेब्राइक फंक्शंस में क्रिएट कर चुके हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8.5 पढ़ते हैं इसको, तो हम इसीलिए यहां पे लिखे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 या nc इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 निकाल के 1 ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस इफ n इज ऑड। हम यहां पे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं ऑफ NCR, दो ठो लिखे हैं और लिख रहे हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स n प्लस 1 CR। हम इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। न्यूटन इज सेइंग कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ना a प्लस b टू द पावर n, तो उसका जो कोएफिशिएंट्स होगा वो n प्लस 1 टर्म्स लिखना है। तो कोएफिशिएंट्स होगा nc0, नेक्स्ट कोएफिशिएंट nc1, और ये वाला टर्म तो आप जानते हैं, a का पावर कम कर दीजिए और b का पावर बढ़ाते जाइए। फिर nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2, यहां जो लिखा है ना 2, b का पावर वही लिखा हुआ है और a का पावर n माइनस उतना लिखा है। बीच का कोई एक टर्म लिख दें NCR, तो b टू द पावर r, a टू द पावर n माइनस r। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा टर्म देखने में इसी शक्ल का है। r का वैल्यू केवल बदल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड फाइनली फिनिशिंग एट n। r का वैल्यू n होगा, लास्ट टर्म NCN, b टू द पावर n एंड a टू द पावर n माइनस n। इससे एक टर्म पहले NCN माइनस 1, b टू द पावर n माइनस 1 एंड a टू द पावर n माइनस 1 विच इज 1। इसको कलेक्टिवली, चूंकि एक सीरीज है, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, सीरीज को हम लोग हमेशा जानते हैं समेट के लिख सकते हैं। जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला लिखना था तो हम खाली लिखे सिग्मा n, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला लिखना था तो हम ऐसे थोड़ी लिखे इतना बराबर, हम इनको समेट करके लिख दिए सिग्मा n स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहाँ पे, ये हम लोग को याद रखना है। एक बार फिर इसी बहाने आपको हम यहाँ लिख दिए ताकि बार बार देखते ही देखते ना याद हो जाएगा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब नहीं लिखते हैं, उसको समेट करके सिग्मा n क्यूब लिख देते हैं। और एक फॉर्मूला जो कि गॉस, इसी का स्क्वायर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर। ये हमारे सिलेबस में है, हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ते वक्त इसको याद किए। तो अभी सीरीज को समेट करके हम लिख रहे हैं इस बाइनोमियल x प्लस y लिखे हैं a प्लस b के बजाय। अरे कुछ भी लिख दीजिए, a प्लस b ही लिख दीजिए, डजंट मैटर। का बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब हम उसको सीरीज के रूप में लिखेंगे। एक टर्म खाली मालूम होना चाहिए, जनरल टर्म बोलते हैं NCR b रेज टू द पावर r, a रेज टू द पावर n माइनस r, r varies from 0 to n। पूरा सीरीज लिख दिए, मैंने हम इसी को लिखे हैं यहाँ पे। इसको फैला के लिखने बोलेंगे NC0 a टू द पावर n, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स b टू द पावर 1 प्लस NC2 a रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू b रेज टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN into a raised to the power n minus n which is 1 times b raised to the power of n। अब इतना बड़ा चीज को समेट के हम लोग इतना लिखें। अब NCR का प्रॉपर्टी भी देखिए इस तरह से है कि इस एक्सपेंशन में NC0 और NCN का वैल्यू सेम आता है।
वो हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके थे पास्कल। 1 1, फिर NC1 और NCn-1 का वैल्यू सेम आता है, वो प्रॉपर्टी में ही निहित है। और कुछ और अच्छा बात हम लोग देखे थे पास्कल्स ट्रायंगल में। ये जो जंगल है ना, ये a+b⁻² के एक्सपेंशन में ये सब जानवर पाया जाता है। 2C0, 2C1, 2C2 है ये, 2C0, 2C1 और 2C2 है। ये सारा जानवर a+b⁻³ के एक्सपेंशन में पाया जाता है। ये 3C0 है, 3C1, 3C2 and 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 है ये। बस ऑब्जर्वेशन का ही तो है खेल। तो देखिए, इस जंगल का कोई दो जानवर को अगल बगल को ऐड कीजिए तो आपको नेक्स्ट जंगल का एक जानवर मिल जाता है। इस जंगल के किसी भी दो जानवर को, इन दोनों को ऐड कीजिए, चाहे इन दोनों को ऐड कीजिए, यही है हमारा ये वाला प्रॉपर्टी। NCR प्लस NCR-1, ये दो जानवर है जो इस जंगल में पाया जाता है। कोई भी दो अगल बगल है तो ये NCR जंगल यानी a+b⁴ के एक्सपेंशन वाले जंगल में ये दो जानवर पाया जाता है अगल बगल, R और R-1 माने अगल बगल। उन दोनों को ऐड करने पर आपको जो जानवर मिल रहा है वो नेक्स्ट जंगल का है, N+1 यानी a+b⁴n+1 के एक्सपेंशन वाले जंगल में पाया जाने वाला जानवर मिलता है। यही तो लिखा है। 3C1 प्लस 3C2, 3C2 और 3C1 को ऐड कर दीजिए तो आपको 4C2 मिल रहा है। यही ऑब्जर्वेशन यहां लिखा है। NCR और NCR-1, 3C2 और उसके जस्ट पहले वाला जानवर 3C1 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा उससे एक हायर ऑर्डर वाले जंगल का जानवर 4C, कौन वाला, E वाला कि E वाला। तो वो यहां साफ लिखा है, इन दोनों में जो बड़ा है, ये और ये संख्या में जो बड़ा है वही यहां है। यानी कि अगर कभी 7C3 प्लस 7C4 का वैल्यू इक्वल टू तुरंत लिखना हो कितना के बराबर होगा तो 8 होगा, और C क्या, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो पक्का आप चाहें तो वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं, उसके बराबर होगा। ये मेरा प्रॉपर्टी यही बोल रहा है। एक बार और देख लीजिए, 17C5 और 17C6 ये दो जानवर है जो a+b⁴17 का एक्सपेंशन कीजिएगा ना तो b⁵ a⁻17-5 का जो कोएफिशिएंट होगा वही है 17C5। और 17C6 कौन है, वो b⁶ का जो कोएफिशिएंट होगा मल्टीप्लाइड बाय a⁻11। मतलब इन जानवर को पहचानना जरूरी है। द मोमेंट आई से 17C6 आपके दिमाग में आना चाहिए a+b⁴17 का एक्सपेंशन, और उसमें b⁶ का कोएफिशिएंट होगा 17C6, b⁵ का कोएफिशिएंट होगा 17C5, और इन दोनों को हम ऐड करके पूछ रहे हैं कि कितना के बराबर होगा। तो वो a+b⁴18 वाले जंगल का एक जानवर 18C कितना लिखें, जस्ट टू रिमाइंड यू कि इन दोनों में जो बड़ा है ना वही यहां पे लिखना है, क्योंकि यही तो लिखा है। यहाँ R था, यहाँ R-1 और यहाँ R था, तो इन दोनों में बड़ा यही था, वही लिखें। और अगर कोई कहे कि जरा इसको प्रूफ कर दीजिए तो करते हैं एक्सपेंड करके प्रूफ। हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से, n फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल n-r प्लस n फैक्टोरियल
r माइनस 1 फैक्टोरियल गुने n माइनस इतना, तो n माइनस r माइनस 1, इट इज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब दोनों को हमको ऐड करना है और ऐड करके दिखा देना है इक्वल टू RHS। लेकिन शायद अभी नहीं हम ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। यहां मान लीजिए 7 फैक्टोरियल लिखा है तो यहां 6 ही लिखा है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं r से। एक r से मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर में भी, तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हो जाएगा r फैक्टोरियल। अलग से फिर से लिख देते हैं, r टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r टाइम्स r माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस मीन्स r माइनस 1 इंटू r माइनस 2, एक और r मल्टीप्लाई कर दी, अब r फैक्टोरियल पर। ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, ये अगर 12 है तो ये 12 प्लस 1 13 है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए n माइनस r प्लस 1 एक संख्या से, ताकि ये अब n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। पहले से 7 फैक्टोरियल है, हम इसको 8 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, ऊपर नीचे एक 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर्स आर सेम, नाउ वी कैन ऐड। न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए और दिस प्लस दिस कर लीजिए, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, तो बचेगा n प्लस 1, n फैक्टोरियल टाइम्स n प्लस 1, जिसको कि हम लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये RHS है, देखिए हम इसको n माइनस r प्लस 1 को n प्लस 1 माइनस r लिख रहे हैं। अब ये n प्लस 1 CR के बराबर है, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू इतना माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक और प्रॉपर्टी हम यहीं पे लिख रहे हैं, NCR ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्डर में सबसे पहले तो ये सीखे थे, फिर ये, फिर एक आखिरी NCR को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें n प्लस 1 बटे r प्लस 1 से, सम नंबर बटे सम नंबर, तो हमको आ जाता है n प्लस 1 CR प्लस 1। और क्या लिखे हैं, अगर 17C4 लिखा है, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें 18 बटे 5 से, इससे एक बड़ा नंबर इस, अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 18C5 में। चेक करके देखते हैं, 17 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुने 13 फैक्टोरियल LHS। हम इसको गुना कर रहे हैं 18 बटे 5 से, यानी न्यूमरेटर में इतना टाइम्स 18 एक नंबर है, ये तो ढेर सारा नंबर का प्रोडक्ट है, और डिनोमिनेटर को 5 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर में तो हम लोग को दिखा कि ये 18 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमको दिखा कि 5 गुने 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, विच इज क्लियरली इक्वल टू 18C5 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इन जनरल हम लोग इसको प्रूफ करें अगर, तो NCR को एक्सपेंड करें n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल, इसको गुना कर दीजिए न्यूमरेटर को n प्लस 1 से और डिनोमिनेटर को r प्लस 1 से, सो दिस ट्रांसफॉर्म्स टू, and this into this number transforms to, और ये जस्ट के प्लस। अब ये हो गया, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, था ना n माइनस r, तो उसको हम लिख सकते ताकि आपको दिख सके कि n प्लस 1 सी
r+1 के बराबर है। अब देखिए हम लोग कुछ एक्सपेंशन करके सिंपल a प्लस b टू द पावर 4 का एक्सपेंशन चाहिए। a टू द पावर 4 4c0 4c1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट सब बढ़ता जाएगा 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 तक जाएंगे। a क्यूब टाइम्स b 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a b क्यूब एंड 4c4 b टू द पावर। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 4 होता है, फिर रिपीट शुरू होगा 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर। 4c2 का वैल्यू 4 into 3 बटे 2 फैक्टोरियल विच इज 6। दो बड़ा यूजफुल एक्सपेंशन है जो हम लोग को अलग से लिख के याद करना चाहिए। अगर हम a के जगह 1 लिख दें और b के जगह x, 1 प्लस x रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन, ये हम लोग को रटना चाहिए। मतलब तेजी से जैसे ही इतना जब भी सवाल बनाने के लिए देंगे ना बाइनोमियल पे, तो आपको ये तेजी से याद होना चाहिए, जरूरत पड़ेगा इसका एक्सपेंशन NCR लिख रहे हैं। केवल एक टर्म याद होना चाहिए, टाइम्स x टू द पावर r b टू द पावर r टाइम्स 1 टू द पावर n माइनस r, विच इज नॉट टू बी रिटन। r वैरीज फ्रॉम 0 to n, लिख दिए इसका एक्सपेंशन। आप फैला के लिखने बोलिएगा तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस cr(x to the power r) प्लस डॉट 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 cn(x to the power। क्योंकि a तो अब 1 है ना, खाली b बोलना है ना, अब b का पावर्स तो इसी के साथ साथ चलता है। और एक और बात नोटिस कीजिए, हम इस बार नहीं बोले nc0 प्लस nc1 गुने x प्लस nc2 गुने x स्क्वायर प्लस, ऐसा बोले नहीं। ये परमिटेड है कि n को लिख भी नहीं करें, केवल अंत में लिख दें कि यहां पे cr का मतलब हम मीन कर रहे हैं ncr। ऐसा बोलने में बड़ा सुविधा होता है। c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस डॉट 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 1 प्लस x टू द पावर 7 का एक्सपेंशन लिखिए। तो हम लिख रहे हैं c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस डॉट 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 c7x टू द पावर 7, वेयर cr स्टैंड्स फॉर 7cr। अगर आप 1 प्लस x टू द पावर 17 का एक्सपेंशन कर रहे होते, वहां भी c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 c17x टू द पावर 17 लिखते। अब यहां वाला c और यहां वाला c डिफरेंट है, ये c सब 7c3 है, यहां पे जो c3 बोल रहे हैं वो 17c3 है, इसीलिए लास्ट में लिखना जरूरी है। अगर आप इस तरह से बोलते हैं, नहीं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बोलिए 7c0 प्लस 7c1 टाइम्स x प्लस 7c2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 7c3 टाइम्स x क्यूब। तो बहुत बार हम बोलते वक्त ना संक्षेप में n को स्किप करके बोल देंगे, लास्ट में हम बोल देंगे कि हम क्या मीन कर रहे हैं। ये आदत डालना है। 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन तेजी से आप बोल पाए, सवाल बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग को अक्सर इसका इस्तेमाल होगा इस एक्सपेंशन। और एक 1 माइनस x टू द पावर n का, ये तो मुश्किल नहीं है। इस बार a के जगह 1 लिखना है और b के जगह माइनस x लिख देना है। NCR माइनस x रेज टू द पावर r। अब इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको -1 टू द पावर r टाइम्स x टू द पावर r, और इस -1 टू द पावर r को भी वहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं। यानी 1 माइनस x टू द पावर 7 का एक्सपेंशन कहीं की कीजिए, लिखते ऐसे हैं संक्षेप में, पर उसका एक्सपेंशन देखिए, यही एक्सपेंशन है, खाली x की जगह -x डाल देना है।
तो C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर, यहां माइनस x का स्क्वायर किया ना तो प्लस ही रह गया, और फिर माइनस x का क्यूब करेंगे तो माइनस, यानी ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस होने लगेगा। गेट यूज टू दीज टू एक्सपेंशंस, जो कि हम लोग सवाल बनाते वक्त काफी इस्तेमाल करेंगे। माइनस लास्ट टर्म चूंकि x टू द पावर 7 है तो माइनस इतना होगा, लेकिन अगर हमको n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अभी तो सिर्फ n लिखा है ना, तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर माइनस C3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक टर्म लिखे हैं, एक जनरल टर्म, तो माइनस 1 टू द पावर r टाइम्स CR माइनस x टू द पावर r था, जिसको हम माइनस 1 टू द पावर r यहां लिखेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे क्या लिखें? यहां माइनस x टू द पावर n। अब यहां ना आप जानते थे कि 7 है तो आप माइनस यहां लिख दिए, तो यहां वही करना होगा, माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स Cn x टू द पावर n, ऐसे लिखना होगा। अभी जो सीखे हैं उसके अनुसार हम जैसे ही पूछें कि NC4 क्या है, व्हाट इज दिस 17C4, कहां पाया जाता है ये? तो अगर आप 1 प्लस x टू द पावर 17 का एक्सपेंशन करें तो उसमें x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा उसी नंबर को हम बोलते हैं 17C4। यही जवाब देना होगा। जब कोई पूछे व्हाट इज 17C4 तो आपका जवाब होगा, ये एक नंबर है ना, रियल नंबर, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पर उस नंबर का महत्व क्या है, यही जो लिखने जा रहे हैं। इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 17। ये जवाब आपको देने आना चाहिए। देखें एक बार, 23C15 ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 है, कोएफ ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, कौन सा बाइनोमियल का एक्सपेंशन में ये इस तरह का नंबर पाया जाएगा? ये सिर्फ 1 प्लस x टू द पावर 23 का एक्सपेंशन करेंगे, वहीं पे पाया जाता है ये सब जानवर, 23C0 से लेकर 23C23 तक। और उसमें ये वाला जानवर x टू द पावर 15 के साथ लिखा हुआ पाएंगे। अगली बार जब कभी हम आपसे पूछ बैठे ये 23C15 क्या है, तो कैलकुलेट करके इसका आंसर 23C15 माने 23 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, इट इज सेम एज 23C8 which is 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 8 टर्म लिखेंगे, 20 इंटू बटे 8 फैक्टोरियल। ये वैल्यू बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे भी पूछेगा वो यही वैल्यू बता देगा, बट महत्व क्या है इस नंबर का, जो ये बताएगा वो आज का क्लास, इसका मतलब ध्यान से सुना और कुछ सीख के जा रहेगा। क्वेश्चन, हमको 15C0 15C1 से लेकर 15C15 तक का सम चाहिए। इसको S कह लें तो हमको ये सीरीज है, समथिंग प्लस समथिंग, अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है, ये सब नंबर्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है सबके बीच में, ना ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कॉमन रेशियो भी नहीं है, बट सीरीज तो है, बाइनोमियल सीरीज है। इसका वैल्यू बताइए। तो देखिए हम कितना आसानी से बता सकते हैं इसका वैल्यू को। हम पहले ये सब जानवर जहां पाया जाता है ना उसको लिख लें, 1 प्लस x टू द पावर 15, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसका आइडेंटिकल फंक्शन है 15C0 प्लस 15C1 x प्लस 15C2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 15C15 टाइम्स, ये फंक्शन और ये फंक्शन आर आइडेंटिकल फंक्शंस,
मैंने हम इस फंक्शन को अगर नाम दे f of x, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं f of x। यानी हम f of 2 का वैल्यू पूछे तो आप इसमें डाल करके 1 + 2 3 to the power 15 का वैल्यू बताइए, या इसमें डाल दीजिए x की जगह 1 2 एक एक करके सबका वैल्यू निकाल के ऐड कीजिए, यू गेट द सेम आंसर। नॉट ओनली फॉर x equal to 2 but for every real number for which this function is defined. This is defined for all real numbers. f of -1, f of 0.3, f of किसी भी नंबर के लिए इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा और इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। Hence these two functions are identical. तभी तो हम इतना बराबर इतना जो लिखते हैं कहते हैं कि ये आइडेंटिकली ट्रू है, यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ट्रू है। a + b का होल स्क्वायर और a² 2ab b² ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, यानी a का वैल्यू और b का वैल्यू जो मन सो डाल दीजिए, इधर डालिए वही आंसर आएगा, उधर डालिए वही आंसर। साइन ऑफ a + b का वैल्यू साइन a इंटू कॉस b और कॉस a इंटू साइन b के सम के बराबर होगा। ये आइडेंटिकली ट्रू है, तो ये आइडेंटिटी लिखे हैं हम यहाँ, द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। तो चलिए ना, अब हमको जो वैल्यू चाहिए इतना प्लस इतना प्लस इतना, इस फंक्शन में x के जगह अगर हम 1 डाल दें तो जो बचेगा वही तो है मेरा सीरीज, तो इधर भी 1 डाल देते हैं। इधर 1 डालने पर वैल्यू आता है फंक्शन का 2 to the power 15 और इधर 1 डालने पर जो वैल्यू आता है 15c0 + 15c1 + 15c2। तो हम खोज दिए इसका वैल्यू, इट इज इक्वल टू 2 to the power 15, जो कि आज हम लोग प्रूव कर पाए कि nc0 से लेकर के nCn तक का जो सम है उसका वैल्यू कितना होगा। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ाते वक्त हम कहे कि आप इसको याद कर लीजिए, हम लोग प्रूव करेंगे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन, यानी इधर x का कोई वैल्यू डाल सकते हैं और इधर वही वैल्यू डालिए, अब दोनों वैल्यू पक्का बराबर होगा। तो डालिए इधर दोनों तरफ x के जगह 1 डाल दीजिए, तो इधर 2 to the power n आता है और उधर c0 + c1 + c2 प्लस, तो मेरा एक और प्रॉपर्टी हो गया c0 + c1 + c2 + cn तक का सम, जहां हम n नहीं भी लिखें तो मीन कर रहे हैं। ये अब 4 प्रॉपर्टी के बाद एक 5वां प्रॉपर्टी, अगर हम इस आइडेंटिटी में x के जगह 1 डालते दोनों तरफ तो हमको क्या मिलता, इधर 0 हो जाता, इधर बचता c0 - c1 + c2 - c3 प्लस -1 to the power ncn का वैल्यू 0 होगा, यानी कि c0 c2 c4 ... will be equal to c1 + c3 + c5 ... अगर हम 5c0 5c1 ये सब नंबर्स है, 5c2 5c3 5c4 5c5 वैल्यूज लिख दें, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू होगा इतना प्लस इतना प्लस इतना। यही तो प्रूफ किए हम लोग। और ईच का वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, जैसे सबको ऐड कर दिए हम, c0 + c1 + c2 + cn सबको ऐड कर दिए तो इतना के बराबर आ गया। जैसे हम इन सबको ऐड कर देते तो 2 to the power 5 32 के बराबर आता। उसके बाद हम कह रहे हैं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इन तीनों के सम को हम अगर S1 कहें, इन तीनों के सम को अगर हम S2 कहें, तो S1 + S2 का वैल्यू तो 2 to the power 5 है और S1 इक्वल टू S2 है, तो हम 2S1 इक्वल टू 2 to the power 5, तो ईच इक्वल टू 2 to the power 5/2 यानी 2 to the power 4, यानी ईच इक्वल टू कितना, तो 2 to the power n/2 यानी 2 to the power n-1। दिस एंड दिस ये वन सिंगल प्रॉपर्टी है
कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अगर हम ऐड कर दें nc0 से ncn तक, तो वो 2 to the power n के बराबर आएगा। और अगर हम दिस प्लस दिस एक छोड़ छोड़ के ऐड करें तो उसका वैल्यू आधा होगा। आधा कंट्रीब्यूशन इनके कारण और आधा कंट्रीब्यूशन इनके कारण होगा। एक बार फिर से प्रूफ कर रहे हैं। यहां जो दो एक्सपेंशन लिखे हैं ना, जितना भी सवाल बाइनोमियल से रिलेटेड होता है वो इन्हीं दोनों एक्सपेंशंस की मदद से बनाते हैं हम सब। तो इन दोनों एक्सपेंशंस को ना आज घर पहुंचने से पहले रास्ते में याद हो जाना चाहिए। बोलना शुरू कीजिएगा ना, याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। जैसे हम बोलते हैं 1 plus x to the power n equals c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus dot 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 cn times x to the power n। और nc2 का मतलब, ये nc2 का मतलब n into n minus 1 बटे 2 फैक्टोरियल, और nc3 का मतलब n into n minus 1 into n minus 2 बटे 3 फैक्टोरियल, so on and so forth। n मत बोलिए ना, c0 plus c1 plus c2 इस तरह से बोलिए। 1 minus x to the power n का एक्सपेंशन बोलना है तो खाली ऑल्टरनेट करना है, प्लस माइनस प्लस। हम अगर इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें 1 plus x to the power n प्लस 1 minus x to the power n, ऐड करके नया फंक्शन बना रहे हैं। इक्वल टू ऐड कीजिए, ई टर्म सब कट जाएगा, अब बचेगा 2 times c0 plus c2 x square plus c4 x to the power 4 plus c6 x to the power 6, सब लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस डॉट डॉट। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए होते तो बाकी कोएफिशिएंट्स मिल जाता। इसमें सारा जानवर था ना, c0 से लेके cn तक, अब इसमें सब नहीं है, तो c1 c3 c5 मिसिंग है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब ये सब मिसिंग हो जाएगा। 2 times दिस माइनस दिस करिएगा तो c1x c3 x क्यूब c5 x5 प्लस यही सब बचेगा। हम आपसे पूछे अगर सबका सम चाहिए c0 से cn, तो इसी जंगल में हम x के जगह 1 डाल दें तो हमको सबका सम निकल जाएगा 2 to the power n। अगर हम सिर्फ c0 c2 c4 c6 का सम पूछें, तब इस नए फंक्शन में डालिए ना x के जगह 1 दोनों तरफ, इधर बचेगा c0 c2 c4 c6 वाला सम 1 1 2 टाइम्स, इधर क्या बचेगा x के जगह 1 डालने पर 2 to the power n प्लस 0, 2 to the power n बराबर 2 टाइम्स इस सम को हम s1 नाम दें। s1 का वैल्यू आप निकाल लिए 2 to the power n minus 1। हम इसी बात को फिर से प्रूव कर रहे हैं, इतना का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो पहले एक ऐसा जंगल बनाए जिस जंगल में सिर्फ यही सब जानवर मौजूद हो, एंड ऑल वी नीडेड टू डू वाज ऐड दीज 2 जंगल्स एंड डिवाइड देम बाय 2। अब आप इसमें x की जगह 1 डाल दीजिए। अगर हमको सिर्फ इनका वैल्यूज चाहिए तो एक ऐसा जंगल क्रिएट कीजिए ना पहले, जहां सिर्फ यही सब जानवर पाया जाता है। सब्ट्रैक्ट करके हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको वो जंगल मिल जाएगा। और अब x की जगह 1 डालिए, इसमें 2 to the power n माइनस ये 0 to the power n बटे 2, सेम आंसर आएगा 2 to the power n minus 1। 2x plus 3y to the power 11 का एक्सपेंशन लिख रहे हैं। जिन वैल्यूज को हम नहीं लिखे, जैसे x और y का वैल्यूज इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो उनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। यानी हम इस एक्सप्रेशन में देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, यानी हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y, और ऐसे लिखते हैं। यानी f ऑफ -1, 1 का वैल्यू बताइए। माने हम पूछना चाहते हैं कि x के जगह -1 डाल दें और y के जगह 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप 3 - 2 1 to the power 11 आप आंसर बोलेंगे 1। f ऑफ
0,1 का वैल्यू पूछेंगे मतलब x की जगह 0। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर हम 2x प्लस 3/x लिख देते तो हम कहते कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x। जब भी इस फंक्शन का वैल्यू हम आपसे जानना चाहते, एक वैल्यू बताते x का, आप फंक्शन का वैल्यू पूछते कि फंक्शन का वैल्यू बताइए फॉर x इक्वल टू 2, तो आप 2 डालते, आंसर निकालते। तो अभी हम एक एक्सप्रेशन लिखे हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि ये बाइनोमियल है, यहां पावर में नेचुरल नंबर लिखा है, हम अगर आपसे कहें कि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए, जब बोलेंगे तब कीजिएगा, ऐसे क्या करिएगा, इतना सुंदर फॉर्म में तो लिखा हुआ है समेट के। हमेशा सिमटा हुआ फॉर्म अच्छा लगता है, पसरा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम आपसे इंसिस्ट करें कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो लिखते हैं 11C0 टाइम्स 2x टू द पावर 11, 11C1 टाइम्स 2x टू द पावर 10 एंड b टू द पावर 1 प्लस 11C2 2x टू द पावर 9 3y टू द पावर 2। इन सबको संक्षेप में लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते इक्वल टू 11CR 2x टू द पावर 11 माइनस r टाइम्स 3y टू द पावर r। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको इस रूप में भी लिख पाए, एंड r वेरीज फ्रॉम 0 टू 11। और अगर हम उसको कहें कि एक्सपेंड करके लिखिए तो हम इस रूप में भी लिख पाए, प्लस अभी डॉट 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 चलेगा, 11C11 टाइम्स 3y टू द पावर 11। ये लिखने भी आना चाहिए। इनफैक्ट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लिख पाना, क्योंकि एक बार अगर आप ये लिख दिए तो आप इसमें r का वैल्यूज खाली डालते जाना है, हम सारा टर्म्स लिख लेंगे। इसमें 2 टू द पावर 11 को हम यहां लिख रहे हैं, टाइम्स 11C0 x टू द पावर 11 समथिंग इंटू x टू द पावर 11 प्लस 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 11C1 समथिंग इंटू x टू द पावर 10 टाइम्स y टू द पावर 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी सीख रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, ये कोई फिक्स्ड नंबर है, इनको बोलते हैं द कोएफिशिएंट्स। इस पूरे नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट, केवल इसको नहीं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। लेकिन इस एक्सपेंशन में अगर हम पूछें कि थर्ड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट खाली बता दीजिए, तो अभी हम सारा लिखे ना 1 2 और तीसरा, तो जवाब आपको ये देना है जो अभी लिखने जा रहे हैं, 2 टू द पावर 9 11C2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11C2 टाइम्स x टू द पावर 9y स्क्वायर। ये जवाब देना है आपको। जब हम पूछेंगे इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट बताइए, तो जवाब आपको ये देना है। तो कैसे देंगे जवाब, उसको जरा स्मार्ट बना ले हम लोग। जब भी ऐसा सवाल हो कि इस एक्सपेंशन में टोटल 12 टर्म है ना, हम कोई टर्म पूछें स्ट्रेट अवे एकदम 10वां बता दीजिए, बस बाकी मत लिख के हमको दिखाइए बेवकूफ की तरह। जस्ट गिव मी दी 10th टर्म, और जस्ट गिव मी दी 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और गिव मी दी 4th टर्म फ्रॉम द एंड। एक टर्म पूछेंगे पर्टिकुलर, तो आप कैसे जवाब देंगे वो सीख रहे हैं। क्या करना होगा, ये लिखना होगा सबसे पहले। जब तक ये नहीं लिखिएगा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा। इसका हम एक्सपेंशन इस रूप में लिखेंगे, r वेरीज फ्रॉम 0 टू 11 11CR जो यहां लिखा है, इसमें 2 टू द पावर 11 माइनस r इंटू 3 टू द पावर r। ये आप पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, लेकिन आपको समझना होगा कि इंटू x टू द पावर 11 माइनस r टाइम्स y टू द पावर r। ये जो पूरा टर्म है, एक्सप्रेशन है, यही है द कोएफिशिएंट।
ये कौन सा टर्म आप लिखे हैं? ये जो टर्म लिखे हैं ये कौन सा टर्म लिखे हैं? r के जगह 0 डालिएगा तो दैट इज द फर्स्ट टर्म, r के जगह जब 1 डालिएगा तो दैट इज द सेकेंड टर्म, r के जगह 5 डालिएगा तो दैट इज द सिक्स्थ टर्म। यानी ये जो लिखा है ये r प्लस 1th टर्म लिखा हुआ है, r प्लस 1th टर्म। t1 t2 t1 जब लिखने के लिए कहेंगे तो आप r के जगह 0 डालिएगा, 11c 0 वगैरह वगैरह। जब सेकेंड टर्म बोलेंगे कि लिखिए तो इसमें r के जगह 1 डालिएगा। फिफ्थ टर्म बोलेंगे कि लिखिए तो r के जगह 4 डालिएगा, एक कम डाल रहे हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है दिस इज नॉट द rth टर्म, दिस इज द r प्लस 1th टर्म। तो आप जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं r प्लस 1th टर्म का एक्सप्रेशन होगा NCR a to the power n minus r times b to the power r। ये जो एक्सप्रेशन यहां लिखा है इट इज द r प्लस 1th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये जानना आवश्यक है क्योंकि द मोमेंट आप इस बात को जान गए अब आप तुरंत बता दीजिएगा इस एक्सपेंशन का कोई पर्टिकुलर टर्म हम पूछेंगे आप बता दीजिएगा। ये अंतिम बात कर रहे हैं हम सब। इस एक्सपेंशन में कुल 12 टर्म है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सिक्स्थ टर्म बताइए, सिर्फ छठा। तो हम लोग जो सीखे हैं उसके अनुसार आप 11c एक कम यहां पे डालेंगे 5। बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट जहां आप लिखे, अभी कोएफिशिएंट नहीं लिखे लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आप लिख लिए, r प्लस 1th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है nc एक कम। तो हमको अगर सिक्स्थ टर्म चाहिए इस एक्सपेंशन का सिक्स्थ टर्म तो हम लिखेंगे t6 इक्वल टू, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लीजिए बाकी खुद लिख लीजिएगा क्योंकि तब अब a प्लस b है ना, तो b टू द पावर यही नंबर लिखना है और a टू द पावर इतना माइनस इतना लिखना है। इस एक्सपेंशन का हमको 9th टर्म चाहिए तो आप लिखेंगे t9 इक्वल टू, जवाब केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है एक कम, बाकी हम लोग लिख लेंगे b टू द पावर 8 एंड a टू द पावर 11 माइनस 8। और अगर हमको सिक्स्थ टर्म का, ये तो पूरा टर्म ही लिख दिए ना, अगर सिक्स्थ टर्म का सिर्फ कोएफिशिएंट पूछिएगा तो पहले तो टर्म लिख लेंगे और तब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t6 इक्वल टू 11c5 टाइम्स 2 टू द पावर 6 टाइम्स 3 टू द पावर 5। अब हम सिर्फ उसमें जो फिक्स्ड कांस्टेंट्स है वेरिएबल्स के अलावा उनको यहां लिखेंगे। एक बार और देख लीजिए, 2 by x minus x square by 3 to the power 15 इस फंक्शन का 7th टर्म का कोएफिशिएंट बताइए। तो हम पहले 7th टर्म लिखेंगे 15c क्या, बस खाली उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आपको पता हो कि 7th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 15c, 15c 0 से लेके 15c 15 तक जाएगा ना, तो 7वां टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट इतना होगा। अब बाकी लिख लेंगे हम लोग। इसमें 2 टर्म है, इतना प्लस माइनस ऑफ इतना, a प्लस b। अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 टू द पावर 6 होगा एंड 2 बाई एक्स टू द पावर 15 माइनस 6 9 होगा। आप लिख लिए, डायरेक्टली इसका 7वां टर्म लिख लिए। और अगर हम कोएफिशिएंट पूछें, कोएफिशिएंट ऑफ द 7th टर्म इक्वल टू 15c6, यहां हम लोग माइनस 1 बाई 3 टू द पावर 6 ऐसे लिखना पड़ता है और 2 टू द पावर 9। वैसे इसको जरा फैला के लिख लें तो 15c6 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6, ये माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस हो गया। अब बचा x टू द पावर 12
डिवाइडेड बाई x टू द पावर 9 यानी x क्यूब। ये हमारा 7th टर्म है एग्जैक्टली, और इसी को बोलते हैं द कोएफिशिएंट। तो आप जब एक बार टर्म लिख दीजिएगा तो कोएफिशिएंट आपको दिख जाएगा। अगर हम पीछे से पूछे 6th, इसका पीछे से छठा या पीछे से 7वां, ये T7 फ्रॉम बिगिनिंग, इधर से पीछे से 7वां टर्म, तो उसको कुछ हम T7 प्राइम कह दे रहे हैं, उसको T7 नहीं बोल सकते। पीछे से 7वां कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका सीख लीजिए। आपको केवल इतना याद रखना है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट खाली लिख दीजिए, बाकी हम लिख देंगे। ये जहां लिखे हम ये लिख देंगे। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? पीछे से 7वां का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वही होगा जो आगे से 7वां का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। तो बस यही होगा। हाँ, यही अंतर होता है कि 15C पीछे तरफ से लिखा होता है तो 15C 15-6 लिखा होता है। तो पहले हम मन में आगे से 7वां टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लिए और उसको हम फिर 9 लिख लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 15C 6 और 15C 9 का वैल्यू सेम है, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पे b टू द पावर अगर आप 6 लिख दीजिएगा तो b टू द पावर 6 लिखिएगा, i टू द पावर 9 तो सेम लिखा जाएगा। एक्चुअली में अब यहां पे b टू द पावर 9 लिखना है और a टू द पावर 6 लिखना है, आगे से और पीछे से। कोई भी पर्टिकुलर टर्म हम कहें कि स्ट्रेट अवे लिख दीजिए तो आपको लिखने आना चाहिए। बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट याद रखिएगा कि लिखना है। एंड अंत में तो वही एक बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। विल प्रैक्टिस। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का सारा कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए हमको। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम नहीं, वो तो आप तुरंत बता दीजिएगा। कोई भी a प्लस b टू द पावर 15 का एक्सपेंशन कीजिएगा तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स 15C 0 से लेकर 15C 15 तक आएगा। उनका सम हम लोग ऑलरेडी अब प्रूव करके रख चुके हैं, 2 टू द पावर 15। हम कोएफिशिएंट्स का सम पूछ रहे हैं और अभी आपको बताए हैं इतना मेहनत करके कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स। जैसे हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं 15CR टाइम्स 2 by x to the power 15 minus r minus x square by 3 to the power r. R varies from 0 to 15 equal to 15CR times 2 to the power 15 minus r minus 1 by 3 to the power r, जिसको कि हम 3 to the power r यहां लिख रहे हैं और minus 1 to the power r को यहां लिख रहे हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इनटू यहां पे x to the power 2r है और यहां x to the power 15 minus r है। इसको हम 2r minus 15 minus r लिखेंगे न्यूमरेटर में, यानी x to the power 3r minus 15। तो इस का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिए। r वेरीज फ्रॉम 0 to 15। ये r प्लस 1th टर्म है और ये r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट है। इनका सम हम चाहते हैं। यहां से जब टर्म्स लिखना शुरू कीजिएगा ना एक्सपेंड करके, r के जगह 0 डालिएगा तो x टू द पावर माइनस 15 समथिंग इंटू x टू द पावर माइनस 15 माने समथिंग इंटू 1 बटे x टू द पावर 15 प्लस उसी तरह से r के जगह 1 डालिएगा तो समथिंग इंटू x टू द पावर माइनस 12 प्लस समथिंग इंटू x टू द पावर 2 डालिएगा प्लस डॉट 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 r के जगह लास्ट में 15 तक जाइएगा तो x टू द पावर 30 समथिंग इंटू हम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस का वैल्यू चाहते हैं, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स नॉट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये भी उतना ही आसान है। अगर आप इस फंक्शन का आइडेंटिकल फंक्शन जानते हैं लिखना, ये लिखना नहीं होता,
लिखना तो बस इतना होता है, लेकिन अब आप इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू निकालना है तो करना कहां कुछ है। हम x के जगह 1 डाल देते हैं दोनों तरफ, तो इस तरफ क्या बचेगा, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स बच जाएगा, और इस तरफ जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। 2 माइनस 1/3 टू द पावर 15 विच इज 5/3 टू द पावर 15, यानी कि हम इनका कोएफिशिएंट्स एक्चुअली में लिखते सारा और उनको ऐड करते तो एग्जैक्टली इतना ही के बराबर आता। चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।